बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई अच्छे तरीके से गेट कर रहे होंगे, आपके मैसेज जो है उसको रिप्लाई किया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशन जो है उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो अब आप जो है टेस्ट पीरियड आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो वो अभी जो है वो टेक्स्ट बुक ज़ाहिर है सारे टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक से ही कवर किए जा रहे हैं। तो इसलिए इतना मेरा ख्याल है कि जो आप जो कर रहे हैं आप टेक्स्ट बुक को देखें, सारे टॉपिक जो हैं वो टेक्स्ट बुक के हवाले से ही हैं, सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। कैसे हो सकता है कि और कोई टॉपिक हो? रेयरली अगर कोई टॉपिक जो अगर आ जाता है तो वो बोर्ड का क्वेश्चन ही होता है, तो वो आपके नोट्स में शामिल होगा और लेक्चर्स में दिया जा रहा है। और कई दफ़ा जो है वो इसका सीक्वेंस जो है, कुछ टॉपिक जो है उसका सीक्वेंस आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा उसका सीक्वेंस चेंज किया जाता है। सारे टॉपिक टेक्स्ट बुक में है, ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं है कि टेक्स्ट बुक में नहीं होता। तो अब जो है हालांकि चाल सीक्वेंस में ही हम रहे हैं, वो चैप्टर नंबर 8 में वो सीक्वेंस थोड़ा सा फ़र्क हुआ था, टॉपिक तो सारे उसके अंदर ही मौजूद थे। और अब जो है अब तो टॉपिक वैसे ही चैप्टर नंबर 8 में ही है, तो वहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस, अदरवाइज तो टॉपिक अब जो सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। और उसमें ये होता है कि अब ये चैप्टर नंबर 9 जो है वो हम उसके MCQs कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर टॉपिक जो है वो तो एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी की बात है, वहाँ पे तो कोई प्रोग्राम्स नहीं लिखे हुए कि इसको जब अप्लाई किया जाएगा तो वो आपको तो इस लेक्चर्स के अंदर जो है वो तो आपको साथ साथ छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी करवा दिए गए। कुछ कमांड जो है जो हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़नी थी, तो वो आपको इनिशियली थोड़ी उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देकर जो है उसकी एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक की एग्जाम्पल भी साथ साथ प्रोवाइड कर दिए, तो आपको बेटर कर दिया गया। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ थ्योरी की बात करें तो सिर्फ वो थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग है तो उसको सिर्फ होल्ड रखें, और जब चैप्टर नंबर 10 की वो कमांड्स आएंगी तो फिर हम उसको देखेंगे। इसको तो आपको तो लेक्चर से बेटर कर दिए गए कि साथ साथ जो है आपको उसकी थ्योरी भी बताई जा रही है और साथ साथ एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको बताया भी जा रहा है कि ये यहाँ पे इसको अप्लाई किया जा रहा है, जो जहाँ पे अप्लाई नहीं है तो उसको सिर्फ होल्ड किया गया। अदरवाइज़ तो आपको साथ साथ एग्जाम्पल्स भी बताई जा रही हैं और साथ साथ जो है वो बोर्ड में जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं वो भी आपको बताए जा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। और अब जो है हम 1-2 लेक्चर से MCQs उसके देख रहे हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं या आ सकते हैं, तो सारे टॉपिक तो आपके कवर हो रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक जो है वो कवर नहीं हो रहा। अब जो है अगर आप MCQs की बात करते हैं तो MCQs में जो टेक्स्ट बुक जो है उसके MCQ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है कि उसी में से कुछ MCQ ऐसे हैं कि जो टॉपिक के अंदर से MCQ बना होता है, तो अब आपको MCQs भी साथ साथ करवाए जा रहे हैं। तो इसलिए जो है ठीक है, जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। तो अब तो वर्किंग जो है बेटर होती जा रही है, आप इसको करते जाएँ तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। तो वो जो MCQs जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। MCQs कवर हो जाते हैं तो चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो अपना लेक्चर जो है प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये हम ऑपरेटर के टॉपिक से रिलेटेड MCQs कर रहे थे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब ये बोर्ड में देखें, ये साथ साथ आपके अपडेटेड इन्फॉर्मेशन तो दी जा रही है, सारे आपके MCQs जो हैं वो उसको भी कवर किया जा रहा है जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट हर चीज़ तरह की तो नॉलेज आपको दिया जा रहा है, तो किसी नॉलेज का कोई टॉपिक ऐसा है जिसको मसला पड़ रहा है आपको? टेक्स्ट बुक के टॉपिक हैं, सारे टॉपिक वो हैं, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं वो साथ कवर हो रहे हैं। MCQs जो हैं अभी देखें ये 2018 में ये MCQ आया हुआ है, तो ये हर चीज़ें तो आपको साथ साथ प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अब जो है अभी अब इन लेक्चर से करें इंशाल्लाह, जब नोट्स में बिल्कुल इस तरह ऐसे ही है सारा। और आपको जो टेस्ट है वो टेस्ट में भी तो आपको टेक्स्ट बुक के टॉपिक ही बताए जाते हैं और टेक्स्ट बुक के टॉपिक ही होते हैं। अब उसमें कोई टॉपिक कभी रियली हो गया तो ठीक है, वो ज़ाहिर है मजबूरी है, वो करना पड़ता है। तो बाकी जो है वो टेक्स्ट बुक के टॉपिक ही हैं। कौन से अब सीक्वेंस में तो सारे चल रहे हैं। अब कौन सा ये फॉलोइंग जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ये लॉजिकल एंड है, ये और है, ये नॉट ऑपरेटर है, ये आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ये इसकी ऑप्शन क्या आ जाएगी? डी ऑप्शन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, इस पे गौर करना है हमने। P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। अब कौन सी जो 4 ऑप्शंस हैं, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है
कि उसके बराबर है, ये लिखो या इन चार ऑप्शंस में से कुछ लिखो, एक ही बात है। P इसको देखना पड़ेगा, P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q। P जो है आइदर वो Q से बड़ा है या बराबर है। तो ये क्या है, P इज़ लेस देन Q, ये तो लिखा है P इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। तो अब P लेस देन Q नहीं है, P लेस देन Q नहीं है, तो ये क्या है, P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q। P या तो बड़ा है या बराबर है, और वो कह रहा है P लेस देन Q नहीं है, लेस देन Q नहीं है, बाकी मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। ठीक है, इसको देखें, इसके साथ कंपेयर करें, P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q और ये कह रहा है कि लेस देन Q नहीं है, मुझे नहीं पता, बस छोटा नहीं है, P Q से छोटा नहीं है। ठीक है, इसको कह रहे हैं, देखें, माइंड में रखें अभी। फिर P इज़ ग्रेटर देन Q, कि P Q से ग्रेटर है, तो इसने तो और लिखा हुआ है ना, P जो है वो Q से ग्रेटर नहीं है। आ रहा है माइंड में आपको जवाब? P इज़ लेस देन Q, इसको तो निकाल दिया जी, निकल गया जी, ख़त्म, इसको साइड पे करो। अब ये P इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, P Q से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो चलिए लिखा बड़ा हो सकता है, तो बराबर किधर गया, इसको भी निकाल दो, दोनों को निकाल दो। अब ये रह गए दोनों, ये दोनों रह गए। अब ये वो कह रहा है, इसमें क्या बात कर रहा है कि या तो वो Q से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। इसने क्या कहा है, इसने ये डी ऑप्शन कह रहा है कि P जो है Q से बड़ा नहीं है। इधर वो कह रहा है P Q से बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है इसको निकाल दे, ये क्या बचा, ये बचा। तो अब वो कह रहा है कि P जो है Q से छोटा नहीं है, तो ये छोटा नहीं है, तो फिर क्या होएगा, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। तो ये ठीक है ना, इसके साथ मैच हो रहा है ना। तो बी ऑप्शन इसका जवाब होगा। ये उसने थोड़ा सा ट्रिकी दिया, तो आपको इसको सोचना पड़ेगा, इसको टिक करें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट प्रेसिडेंस। अब ये देख लें, सुनो, आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी तो जा रही है। 2019 के अंदर ये आया है, 20 में तो ये पेपर ही नहीं ना हुआ, 20 में तो पेपर ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये लेटेस्ट आ तो रहा है हमारे पास, सारी तो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है स्टूडेंट्स। तो अब आप जो है इस आप लेक्चर्स की तरफ तवज्जो करें, इसकी तरफ तवज्जो करें, पढ़ें, तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। अब ये जो है MCQ जो है, जो MCQs हमें क्लियर है वो तो हमारे माइंड में पहले ही होते हैं। तो अगर जो नहीं है उसको आप देख लें, नोट कर लें, माइंड में रखें उसको। टेस्ट जब आएगा, टॉपिक भी साथ साथ आ रहे हैं, और अब आप जो है आपको टॉपिक करवाए जा रहे हैं। और MCQs का होता है, MCQs का कहते हैं आपके कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो वो जो टॉपिक है उसको टॉपिक MCQs के अंदर भी आपको ऊपर हेडिंग्स लिखी हुई हैं, और आप जब नोट्स आपके पास आ जाएंगे उस भी सारा कुछ उसके अंदर लिखा होगा। तो अब उस तक जो है वो टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक के ही टॉपिक हम कर रहे हैं। देखें तो सही, सारे तो सीक्वेंस में आ रहे हैं, सिर्फ चैप्टर नंबर 8 के इनिशियल जो है, बाकी तो सारे टॉपिक्स वैसे ही आ रहे हैं जिस तरह आपके टेक्स्ट बुक के टॉपिक ही होते हैं। अब ये तो आपको नोट जो हैं वो आपको थोड़ी बेहतरी की जा रही है। और चैप्टर नंबर 9 के अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसके अंदर कोई एग्जाम्पल्स मौजूद नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्स बताए गए, ये ऐसे ये ऐसे। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, जब होगा देखा जाएगा। तो आपको तो साथ साथ एग्जाम्पल्स बताई जा रही हैं, आपको करके बताया जा रहा है साथ साथ, तो फिर भी आप इसके साथ अटैच हों। किसकी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे कम है, तो हमें क्या पता है, इक्वल टू ही है ना। नॉट इक्वल टू एडिशन ऑपरेटर, ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, ये है, उसको कंपेयर कर रहे हैं आप। तो इसकी सी ऑप्शन हमारा जवाब होगा। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी का आया था, तो अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर पता है तो हमें तो ऑप्शंस के बगैर ही इसका जवाब आ जाएगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये प्लस 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 इक्वल टू डिक्रीमेंट, तो कौन सा है इसमें से, ये ऑप्शन, ये तो ईजी है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। प्री का मतलब क्या, पहले, फिक्स का मतलब है लगाना, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, वेरिएबल से पहले जो है आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं, वेरिएबल से पहले, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट।
तो आप ये देखें, ये तो बाद में लग रहा है, ये पहले लग रहा है, ये तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ही नहीं, ये भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है। तो क्या जवाब होगा? ये बी ऑप्शन, ये प्लस प्लस ए, ये इसका जवाब होगा, बी ऑप्शन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये देख लें कि आउटपुट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी हैं और आउटपुट वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं कि कुछ स्टेटमेंट लिखी होंगी और आपको कहा जाएगा 4 ऑप्शंस में से कौन सा जवाब आया। इंटीजर ए इज इक्वल टू 5, वेरिएबल ए बनाया, 5 स्टोर करवाया, ए इज इक्वल टू ए प्लस और ये प्लस प्लस ए, इसकी ब्रैकेट लगा दी ना, इसकी अहमियत बढ़ गई, ठीक है। तो इसको ज़रा तवज्जो करनी है। तो क्या इसमें जवाब आ रहा है? ठीक है, ओहो, क्या इसमें जवाब आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप करते हैं प्लस प्लस ए, इसने पहले करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, प्लस प्लस ए की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ की, क्या हो गई? 6। देखें, इज ये ट्रिकी क्वेश्चन, ब्रैकेट लगाइए ना, प्लस प्लस ए। आपको पता है कि जब इससे वेरिएबल से पहले लगे या बाद में लगे, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है ना। तो जब ए के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो ए की वैल्यू हो क्या गई है? 6। उसके बाद जो है एक्सप्रेशन का इसको हिस्सा बनाया गया। अब ए की वैल्यू 6 करके उसको एक्सप्रेशन में शामिल किया जा रहा है कि मजीद कोई प्रोसेसिंग करनी है। तो ए की वैल्यू क्या हो चुकी हुई है? 6। सुन, ट्रिकी है, ठीक है। ए की वैल्यू 6 हो चुकी हुई है। अब आप उस ऐड कर रहे हैं जो 6 ए की वैल्यू हो चुकी है, उसमें ए जब ऐड करें तो ए की वैल्यू क्या आई हुई है? 6 है ना। तो 6 ए की वैल्यू अब 6 हो चुकी हुई है। जब प्लस प्लस ए किया, ब्रैकेट लगाई, तो इसकी वैल्यू 6 हो चुकी हुई है। फिर उसको एक्सप्रेशन में या लेफ्ट हैंड साइड को दिया जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस ए की वैल्यू 6 को फिर ए की वैल्यू 6 के साथ ही ऐड किया गया। तो इसका जवाब क्या होगा? 10, 11, 12, 13, 6 है ना, 6 में 6 ऐड किए तो 12। तो इसका आंसर 6, इसको भी टिक करें, ठीक है। तो ये जो है इस पर आप तवज्जो करें। अब एक्सप्रेशन, अगला टॉपिक आ गया एक्सप्रेशन। टेक्स्ट बुक के टॉपिक हैं सारे, ये टेक्स्ट बुक के अंदर अलग टॉपिक में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। फर्स्ट ईयर में जो है वो आपको ये हो रहा था कि टॉपिक्स का होता था। अब तो सेकंड ईयर के आप किसके अंदर जो है आपको टॉपिक्स भी एमसीक्यूज़ में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी सारे टॉपिक्स जो हैं वो लिखे होंगे। तो अब ये तो आपको फर्स्ट ईयर के वाले से तो एडवांटेज आ रहा है। उसमें एमसीक्यूज़ में ऊपर थे टॉपिक्स कि ये एमसीक्यू कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसमें तो आपको ये टॉपिक भी जो है एमसीक्यूज़ के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। एन एक्सप्रेशन दैट यूजेज अ रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है, 19 में आया, लेटेस्ट है आपके पास। अब देखें, हर चीज़ तो आपको किया जा रहा है। अब आप उसको ऑपरेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं, सिक्वेंशियल कहते हैं, रिलेशनल कहते हैं या सीरियल कहते हैं। जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाए एक्सप्रेशन में, उसको क्या कहेंगे? रिलेशनल एक्सप्रेशन ही कहा जाएगा। तो ये सी ऑप्शन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड एक्सप्रेशन, सारे ही वैलिड हैं जो 4 ऑप्शंस में से है, बस शायद एक नहीं है। सेल्स माइनस टैक्स, माइल्स कॉमा किलोग्राम, पी आई मल्टीप्लाई रेडियस, ए डिवाइडेड बाई बी, ये माइनस कर रहे हैं, ये आप डिवाइड कर पी आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या? माइल्स कॉमा किलोग्राम, ये क्या चीज़ है? तो ये बी ऑप्शन इसका जवाब होगा। कमेंट्स जो है अभी हमारे पास टेक्स्ट बुक के हवाले से ये लास्ट ही टॉपिक है ना, कमेंट्स। अब उसके एमसीक्यूज़ हम कह रहे हैं, ठीक। तो इस हवाले से आप इसको माइंड में रखें। कमेंट्स आर यूज टू इंक्रीज दी एमसीक्यू जो है वो एमसीक्यू होता है, लेकिन कभी इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक करके एमसीक्यूज़ ही पूछे जा रहे थे। कमेंट्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 9 का, कमेंट्स ही है ना, तो उसी से रिलेटेड एमसीक्यू चल रहे हैं। सारे टॉपिक जो हैं हेडिंग्स, आपको टेक्स्ट बुक की तो हेडिंग्स हैं कि ये किस प्रोग्राम की क्या चीज़ इंक्रीज़ करता है। अगर आप कमेंट्स जो है प्रोग्राम के साथ शामिल करते हैं तो क्या बढ़ जाता है? विजिबिलिटी, इंडेंटिंग,
रीडेबिलिटी, कम्प्लेक्सिटी, क्या पढ़ता है? रीडेबिलिटी, सी ऑप्शन, रीडेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सी लैंग्वेज, द कमेंट्स आर रिटन इन प्रोग्राम बिटवीन, क्या आप ये जो ब्रेसेस है इसके दरमियान कमेंट्स लिखते हैं? क्या आप स्लैश एस्ट्रिक और स्लैश स्टार इसके दरमियान लिखते हैं? या आप यहाँ पे ट्रिकी है कि ये एस्ट्रिक आप पहले ये बाद में, या आप लेसन ग्रेटर देन के दरमियान लिखते हैं? कमेंट्स किसके दरमियान लिखते हैं? इसके बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास। तो ये द टेक्स्ट रिटन बिटवीन, वो स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक स्लैश, इसको क्या कहते हैं? सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, क्या कहते हैं आप इसको? कमेंट क्या कहते हैं? कमांड है ये, कोई लाइन है, सेंटेंस है, कोई कमेंट है? तो क्या है ये? ठीक है, इजी ही MCQ है। वो क्या है जी? कमेंट, डी ऑप्शन। अब हमारे पास अब ये चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। इनपुट आउटपुट चैप्टर का नाम है, और ये बिल्कुल देख लें उसी सीक्वेंस में टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर नंबर 10 जो है उसका पहला पेज, वहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा। तो ये हम देख रहे हैं, इसमें वो लिंक है, वो तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करता जा रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है आपने सी लैंग्वेज इंस्टॉल कर ली होगी, तो उसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कि जी कोई और हम वर्जन कर सकते हैं। स्टूडेंट जो एक यूनिफॉर्मिटी रखें, जो एक शामिल है, जो आपके सिलेबस में शामिल है, जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो यही आपने उसको अप्लाई करना होगा, तो इसी को इंस्टॉल करें। तो बाकी तो करने को कहीं कर लें, लेकिन ये जब आप इतना ज़्यादा हैवी लोडेड, तो ये सॉफ्टवेयर है नहीं कि एक कंप्यूटर के अंदर एक ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा सकते हैं ना। तो अगर जो है कोई और आपके घर के अंदर कोई सीनियर जो है कोई और टूल इस्तेमाल कर रहा है, तो ठीक है, आप ये एक एक्स्ट्रा कर लें, एक सॉफ्टवेयर एक एक्स्ट्रा कर लें। ये तो क्या जी, ये कर लें, वो कर लें, जो एक है तो वो क्यों नहीं कर रहे? तो वो आप करें, आपके सिलेबस में शामिल है, जो प्रैक्टिकल देने जाएंगे वहाँ पे भी यही होगा, तो इसको इस्तेमाल करें आप। अब हमारे पास ये स्टार्ट में जो पैराग्राफ है पहले पेज पर, चैप्टर नंबर 10, उसमें जो ओवरव्यू के साथ जो पैराग्राफ है उसके अंदर ही ये टॉपिक अवेलेबल है कि इनपुट आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं। ये बोर्ड में जो है ये क्वेश्चंस आए भी हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, तो अब जो है ये मैं आपको साथ साथ यही बताता रहूँगा कि अब ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरह अटैम्प्ट करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन की तरह अटैम्प्ट करना है कि दोनों की तरह अटैम्प्ट करना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी देखना है, बाकी जो है जो 100% जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही नहीं है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस हवाले से ये करते रहें। तो स्टूडेंट जो है बराए मेहरबानी, या आप इससे पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, कि टॉपिक जो हैं कई दफ़ा टॉपिक वो थोड़ा होता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन कर देता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती है, लेकिन बोर्ड में नंबर ऑफ़ टाइम इस तरह हो रहा है कि जी जो टॉपिक जो है अब उसमें कहा गया कि जी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, अब आप ये परेशान हो गए कि सर इसका मटेरियल थोड़ा है, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन में दिया गया, तो अब आपने उसको एक्सपेंड करना है ना थोड़ा। ये तो फ़र्क, ये तो होता ही है, ये तो हो ही रहा है, ये तो मसले मसाइल हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर कोई हेडिंग्स हैं तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो अब ये चैप्टर नंबर 10 पहले पेज पर ही जो ओवरव्यू के साथ पैराग्राफ है उसके अंदर ये टॉपिक ये मौजूद है। इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। इनपुट आउटपुट किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट किसे कहते हैं, और कौन सा फंक्शन इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा फंक्शन आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर का नाम ही इनपुट आउटपुट है, तो ये पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर ही ये टॉपिक अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक के पहले चैप्टर 10 के पहले पेज पर यह टॉपिक अवेलेबल है। जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर यही टॉपिक अवेलेबल है जो हम ये कर रहे हैं। इनपुट क्या जी, प्रोसेस ऑफ गिविंग इन समथिंग टू द कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट। और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या है, जो इनपुट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं, कौन सा वो डिवाइस है जो ज़्यादातर हम इनपुट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको टेक्निकल टर्म में रेफर टू है स्टैंडर्ड इन। ये वो डिवाइस है जो सिस्टम के अंदर डाटा इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं। टिपिकली क्या है, ये कीबोर्ड है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या बनेगा, कीबोर्ड।
but you can specify that input is to come from a serial port or a disk file। लेकिन जाहिर है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के है कीबोर्ड, लेकिन डाटा आप कहीं से भी गेट कर सकते हैं। अगर हमें कमांड पता है हार्ड डिस्क से डाटा आ रहा है, किसी और नेटवर्क में किसी और जगह से डाटा आ रहा है, यूएसबी से डाटा आ रहा है, कहीं से भी डाटा आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड। द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट यूजिंग कीबोर्ड। स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब क्या है? जो कीबोर्ड से डाटा हम गेट करते हैं उसको स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं। ए प्रोग्राम में नीड सर्टेन इनपुट्स, वो डाटा यूज़र से गेट किया जाता है। जैसे अभी चैप्टर नंबर 10 से पहले हम यूज़र से डाटा गेट नहीं करते थे, वेरिएबल में वैल्यू रखवाते थे और उस वैल्यू को फिर यूज़ कर लेते थे। ये नहीं होता था जब प्रोग्राम चले तो वो यूज़र वैल्यू दे कि जी एंटर वैल्यू फॉर ए, ऐसा नहीं था। वेरिएबल ए की वैल्यू प्रोवाइड की होती थी और उसको यूज़ किया जाता था। लेकिन ये भी हो सकता है प्रोग्राम चले तो पहले ही पूछा जाए एंटर वैल्यू फॉर ए, वेरिएबल ए की वैल्यू दें, तो जो वेरिएबल ए की वैल्यू देगा यूज़र जब प्रोग्राम चलेगा उस वैल्यू को यूज़ किया जाएगा। तो अब प्रोग्राम जिस तरीके से आपका जो टेस्ट रिज़ल्ट बनता है तो क्या होता है कि जो आपने टेस्ट दिए होते हैं उसके मार्क्स को पुट किया जाता है ना, उसको ऐड किया जाता है, फिर एवरेज निकाली जाती है। अगले महीने के जो मार्क्स हैं उनको गेट किया जाएगा, उनको पुट किया जाएगा, उसका टोटल निकाला जाएगा, एवरेज निकाली जाएगी। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 10 से पहले जो है यूज़र इनपुट शामिल नहीं थी। इस चैप्टर के अंदर यूज़र से वैल्यू कैसे गेट की जाती है और वो वेरिएबल में रखवाई जाती है वो हम पढ़ेंगे। ए प्रोग्राम में नीड सर्टेन इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र फॉर वर्किंग प्रॉपरली। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर इनपुट आर एज फॉलोज। ये इस चैप्टर के अंदर जो है ये हम 3 पढ़ लेंगे। स्कैनएफ, गेट सी एच, यही था ना जो आपको पहले इस्तेमाल किया गया। तो स्टूडेंट थोड़ा सा अगर आप वेट कर लें तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करके अगर टीचर कह देते कि ये हम पढ़ेंगे तो आपको सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए कि जब है पढ़ेंगे तो ज़ाहिर आप क्या मतलब है, अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो उसी टॉपिक के अंदर ही सारे आपको टॉपिक करवा दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे गेट सी एच जो है इस चैप्टर में हमने पढ़ना है ना, अगर आपको पहले हमने चैप्टर नंबर 9 में तो गेट सी एच था ही नहीं, वो आपको ज़रा वर्किंग बेटर बनाने के लिए बता दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन उसकी दे दी गई, तो डिटेल में तो हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे ना। तो इसलिए जो है क्वेश्चन ज़रूर आप करें लेकिन उससे माइंड में इरिटेशन ना लेके आएँ। टीचर ने अगर कह दिया हम टॉपिक पढ़ेंगे, देखेंगे, मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, तो ज़ाहिर है जितना नॉलेज आपको दिया जा रहा है उसके हवाले से आप उसको यूज़ कर लें। जब वो टॉपिक आएगा डिटेल में तो हम देख लेंगे। तो गेट से इस चैप्टर का है ना टॉपिक, चैप्टर नंबर 10 में, तो अब आपको वो वर्किंग बेटर बनाने के लिए पहले बता दिए, कुछ नॉलेज आपको दे दिया गया, डिटेल में इस चैप्टर में देख लेंगे तो सॉल्व तो हो गया ना। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन वो स्कैनएफ है जो इस चैप्टर में देखेंगे, गेट सी एच देखेंगे, गेट सी एच ई देखेंगे, गेट एस जो है ये चैप्टर नंबर 14 में आएगा, उधर देखेंगे। अब हमारे पास आउटपुट, अब आउटपुट किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं और कौन सा फंक्शन है जो आउटपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये फिर वही चैप्टर नंबर 10 पहले पेज पर जो पैराग्राफ, स्टार्टिंग पैराग्राफ है उसके अंदर से ये टॉपिक हैं। बोर्ड में अलग अलग ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आए हुए हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब आप ये कहें कि ये हेडिंग जो है ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, पैराग्राफ में है ना, तो वो पैराग्राफ के अंदर से ही जो आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड में वो हेडिंग के तौर पर आपको अलग अलग बताए जा रहे हैं। तो अब ये वो पैराग्राफ ही तो टेक्स्ट बुक का हम पढ़ रहे हैं। अगर वो पैराग्राफ हो तो अब इसमें आपको तो अलग अलग क्वेश्चन के तौर पर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो आपको आसानी आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये वही चैप्टर नंबर 10 का पहला पैराग्राफ, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो उससे अलग हेडिंग के तौर पर आपको बताए जा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर, इसको कहते हैं आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, जिसको हम स्टैंडर्ड आउट कहते हैं, इज़ द डिवाइस टू विच आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इज सेंड।
कंप्यूटर की मदद से जो आउटपुट सेंड की जाती है, ये नॉर्मली क्या है, डिस्प्ले है, मॉनिटर है, जिसको आप स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कहते हैं। बट यू कैन रीडायरेक्ट आउटपुट टू ए सीरियल पोर्ट और अ फाइल। लेकिन आप जो डाटा जो है स्क्रीन पर जवाब ना आए, किसी वो नेटवर्क में किसी जगह पे चला जाए, फाइल में सेव हो जाए। स्टैंडर्ड क्या होता है, स्क्रीन पर जवाब आता है। लेकिन आप डाटा जो है किसी को भेज दें या डाटा जो है फाइल में सेव करवा लें, हार्ड डिस्क पे हो जाए, यूएसबी में सेव हो जाए, क्या जा सकता है। द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब है कि जो आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आए उसको स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज़ द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। प्रोग्राम का रिजल्ट जो है वो इसकी आउटपुट होती है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूज़र। सम इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन से हैं जी, प्रिंट एफ और पुट एफ। अब प्रिंट एफ जो है वो प्रिंट एफ जो है चैप्टर नंबर 8 में आया, लेकिन प्रिंट एफ की डिटेल चैप्टर नंबर 8 में नहीं। चैप्टर नंबर 9 में आपको डिफरेंट एलिमेंट समझाने के लिए प्रिंट एफ इस्तेमाल कराया गया, ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिकल जो है नॉलेज भी उसका टॉपिक का आता जाए। तो अब जो है प्रिंट एफ की जो जितना उस टाइम तक जितना नॉलेज था वो आपको दिया गया, ताकि आपको वो डिफरेंट एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकली आपको मिलती जाए। लेकिन वो टॉपिक जो है प्रिंट एफ का डिटेल टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो किस में अवेलेबल है, चैप्टर नंबर 10 में, जो हमने पढ़ना है। तो अब जो है थोड़ा सा अगर देख लिया जाए तो सारे टॉपिक्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। पहले कुछ बातें इनिशियल कुछ मिनिमम इंफॉर्मेशन के साथ बताई जाती हैं, फिर वो टॉपिक जो है आपको डिटेल में बताया जाता है। तो अब जो है जो स्टार्ट में अब अगर आप अटैच हो रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, तो अटैच होने के लिए जितना नॉलेज है उतना हम कर लें, बजाय इसके कि डिटेल में बता दिया जाए। तो इसलिए जो है थोड़ा अगर सब्र कर लिया जाए तो सारे टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं। और ये अब चैप्टर नंबर 10 के अंदर ही प्रिंट एफ है डिटेल में। और जो थोड़ा थोड़ा जिस तरह हमने इनिशियली इस्तेमाल कर लिया, चैप्टर नंबर 8 में क्या था, वो तो प्रिंट एफ सिर्फ हेलो वर्ड था। चैप्टर नंबर 9 में कहीं पर भी टेक्स्ट बुक के अंदर प्रिंट एफ नहीं है, लेकिन आपको टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए साथ साथ बताया जा रहा है, ताकि आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल भी साथ साथ बढ़ जाए। तो इसलिए जो साथ साथ आपको बताया जा रहा है, तो ये आपके बेहतर, ये टॉपिक सारे ईच एंड एवरीथिंग जो है टेक्स्ट बुक के टॉपिक हैं। तो अब जो है प्रिंट एफ चैप्टर नंबर 10 में, पुट एफ जो है ये चैप्टर नंबर 14 में इस्तेमाल किया जाएगा। ये फंक्शन जो है यूज़ फॉर इनपुट एंड आउटपुट, ये हेडर फाइल stdio में मौजूद होते हैं। अगर किसी भी प्रोग्राम में आप इनपुट या आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ शामिल करना पड़ेगा। यानी प्रिंट एफ इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर क्या करेंगे, stdio। स्कैन एफ करेंगे जो इसी चैप्टर में है, तो ऊपर आप क्या लिखेंगे, हेडर फाइल का नाम है stdio, ये आपने करना है। तो प्रिंट एफ जब भी हमने इस्तेमाल किया है ऊपर stdio लिखा है। क्लियर स्क्रीन गेट सी जो है, गेट से इसी चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर स्क्रीन जो है वो जाके आपके कुछ चैप्टर नंबर 14 में आगे कहीं है, वो आपको साथ ही बता दिया। उसके लिए आपको कॉनियो इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रिंट एफ जो है ये टेक्स्ट बुक के पहले पेज पर ही ये टॉपिक अवेलेबल है। प्रिंट एफ चैप्टर नंबर 10 पहले पेज पर ही ये टॉपिक प्रिंट एफ का मौजूद है। और ये प्रिंट एफ का टॉपिक जो है अब डिटेल में हम पढ़ने लगे हैं। तो ये टेक्स्ट बुक के अंदर ही प्रिंट एफ का टॉपिक है पहले पेज पर। तो स्टूडेंट सारे टॉपिक वैसे ही हैं, आप थोड़ी सी तवज्जो किया करें। सारे टॉपिक बुक के अंदर हैं, टेक्स्ट बुक के टॉपिक हैं, उसी को किया जा रहा है। रेयरली कभी हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज सारे वो चैप्टर नंबर 8 में ही है, सिर्फ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बाकी तो टॉपिक सारे टेक्स्ट बुक के ही हैं। तो आप उसको देखें, उसको किया करें, तो थोड़ी सी आप तवज्जो किया करें टॉपिक की तरफ। तो प्रिंट एफ जो है अब अभी ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10। तो स्टूडेंट माइंड में रखें, लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 8 और 9 से आता है, आइदर चैप्टर नंबर 8 आइदर चैप्टर नंबर 9। ठीक है, ये नॉलेज आ गया। यानी चैप्टर नंबर 8 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या चैप्टर नंबर 9 से आएगा। लेकिन अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है कि अब इसी चैप्टर नंबर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्कैन एफ का बोर्ड में आ चुका है, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। अब ये देखें ना, वही बात है कि पहले क्या था, चैप्टर नंबर 8 से लॉन्ग क्वेश्चन आता था, फिर वो चैप्टर नंबर 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन से देना शुरू कर दिया, चैप्टर नंबर 8 छोड़ दिया। और अब जो है क्योंकि 2020 में तो सेकेंड ईयर के पेपर हुए कोई नहीं, तो 2019 में बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन स्कैन एफ का आया हुआ है।
अब वो चैप्टर नंबर 8 से भी नहीं आया, 9 में से भी नहीं आया, 10 में से आ गया। तो अब जो है इस हवाले से जो हमें नॉलेज मिलता है वो नॉलेज हम ले लेते हैं, लेकिन अब उसमें या तो ना 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, मेरे 5 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहे, 3 करने, तो प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट अब ये तो बोर्ड के हवाले से चेंजेस तो हो जाती हैं ना, ये तो इस तरह चलता है। तो अब ये इसको तो हम इस तरह ही चल देंगे। ये अपने पहले जो पेपर्स आपने स्कूल में भी देते रहे हैं उसमें भी इस तरह हो जाता था, तो इधर भी ऐसे ही है। अब क्या करें, अब जो प्रिंट ऐप जो है ये टेक्स्ट बुक का ये टॉपिक है प्रिंट ऐप, और प्रिंट ऐप जो है इसके अंदर साथ अगर एग्जाम्पल इसकी शामिल कर दी जाए तो प्रिंट ऐप भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। अभी तो हम अभी पढ़ने लगे ना। प्रिंट ऐप जो है, प्रिंट ऐप क्या है, इसका सिंटेक्स अवेलेबल है, फिर सिंटेक्स की एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, फिर एक प्रोग्राम एज एन एग्जाम्पल अवेलेबल है, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो अब ये जो है अभी हमने इस तरह ही तैयारी करनी है ना कि ये लॉन्ग क्वेश्चन ये भी हो सकता है। स्कैन ऐप तो देखें आ चुका हुआ है। अब जो चैप्टर नंबर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ गए ना 8 में से है ना 9 में से आया, ठीक है। तो इस तरह तैयारी तो ऐसे ही चलती है ना, जो नॉलेज होता है तो नॉलेज तो आपको ऐसे ही लेना होता है। अब ये प्रिंट ऐप जो है ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन की तरह भी करना है और लॉन्ग क्वेश्चन की तरह भी करना है। अब मैं हर टॉपिक में आपको बता दिया करूँगा कि इसको किस तरह अटैम्प्ट करना है। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन, अब ये जो प्रिंट ऐप जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। इसके अंदर प्रिंट ऐप जो डेफिनेशन हो सकती है, इसका सिंटेक्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन शॉर्ट क्वेश्चन, और कंबाइनली जो प्रिंट ऐप का टॉपिक विद एग्जाम्पल ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको दोनों तरीक़ों से अटैम्प्ट करना है। printf function is built-in library function in C programming language which is available in C library। ये पहले से मौजूद है, ये लाइब्रेरी फंक्शन है जो this function is declared and related macros are defined in stdio। तो स्टैंडर्ड इनपुट के लिए आप जो भी फंक्शन यूज़ करेंगे उसके लिए आपको stdio.h लिखना पड़ेगा। We have to include stdio.h file in C program to make use of this printf लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रोग्राम के टॉप पे इंक्लूड में stdio लिखना पड़ता है। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज printf फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट दी कोई भी करेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, जो भी वैल्यू आपने प्रिंट करनी है उसके लिए सी लैंग्वेज में आपको printf इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो आप printf किस लिए इस्तेमाल करें कि अगर आप जवाब स्क्रीन पर देखना चाह रहे हैं, किसी करेक्टर टाइप वेरिएबल का, स्ट्रिंग का, फ्लोट का, इंटीजर का, किसी भी टाइप का डाटा जो है जवाब आप स्क्रीन पर देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए printf इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, कांस्टेंट और वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स ऑन स्क्रीन इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट में आप बताएंगे उस फॉर्मेट में उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो अब प्रिंट एफ में एफ का मतलब क्या है, फॉर्मेटेड। अब ये देखें प्रिंट एफ जो है वो हमने बात अब क्लियर हो गई कि प्रिंट एफ में एफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है कि जिस फॉर्मेट में आप प्रिंट करने को कहते हैं प्रिंट एफ उसी फॉर्मेट में, ये फंक्शन उसी फॉर्मेट में प्रिंट करता है। आपको फॉर्मेट लाजमी बताना पड़ता है किस फॉर्मेट में आप वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। इट इज़ मोस्टली कॉमनली यूज टू डिस्प्ले आउटपुट, इट इज़ प्रोनाउंस एज प्रिंट एफ। सिंटेक्स क्या है, प्रिंट एफ और फॉर्मेट स्ट्रिंग। अभी हम देखते हैं ना ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है। प्रिंट एफ के बाद पेरेंथेसिस में फॉर्मेट स्ट्रिंग बताते हैं, या हमारे पास दूसरा जो स्टाइल फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा आर्गुमेंट लिस्ट। आपने चैप्टर नंबर 8 में जो प्रिंट एफ इस्तेमाल किया वो सिर्फ ये देखें उसमें कॉमा तो नहीं ना था, सिर्फ ये फॉर्मेट कॉमा तो नहीं था उसके अंदर, तो वो आप जो है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग का सिंटेक्स था। लेकिन ऑप्शनल हमारे पास क्लॉज है कि कॉमा लगा कर भी आप आर्गुमेंट बता सकते हैं। तो अब ये क्या है इसको हम देखते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या चीज़ है। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है जी, फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ गिवन इन डबल कोट्स। डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखेंगे उसको फॉर्मेट स्ट्रिंग कहेंगे। इट ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ द, या डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखने को मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं जो आपने प्रिंट एफ वो जो हेलो वर्ड चैप्टर 8 में किया। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आप बताते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू किस फॉर्म में आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, वो भी किस में लिखते हैं, डबल कोट में, यही ना, परसेंटेज आई जो हम चैप्टर 9 में हम एडिशन आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम यूज़ करते रहे।
तो वो किस में लिखते थे, डबल कोट्स में लिखते थे ना। उसके बाद एस्केप सीक्वेंस, ये भी इसी चैप्टर में हम देखेंगे। एस्केप सीक्वेंस वो क्या था, \n था ना, वो भी किस में लिखते थे, डबल कोट्स में लिखते थे ना। तो अब \n का मतलब है कि अगला मैसेज जो अगली लाइन पर प्रिंट करना है, तो वो भी डबल कोट्स में ही आप लिख रहे हैं \n के तौर पर। आर्गुमेंट लिस्ट क्या है, उसमें आप कांस्टेंट बता दो जो प्रिंट करना चाह रहे हैं, वेरिएबल बता दें जिसकी वैल्यू स्टाइल में प्रिंट करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेशन बता दें। ईच आर्गुमेंट इन द लिस्ट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। तो आप अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल प्रिंट करना चाह रहे हैं, कॉमा लगा के, जो चैप्टर नंबर 9 में हम एडिशनल करते रहे, तो वो तो आपके साथ इसका इस्तेमाल था ताकि आपको ज़रा नॉलेज मिल जाए ज़्यादा, तो आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं। अब ये चैप्टर नंबर 8 जो है ये हमारा जल्दी कवर हो जाना है। द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इज प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफाइड। वो आर्गुमेंट जो है जिस फॉर्म में आप प्रिंट करने को कहेंगे उसी तरतीब में ही वो उसकी वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफाइड आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। मुख्तलिफ की वैल्यूज प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाइड डिफरेंट होते हैं। यूज ऑफ आर्गुमेंट लिस्ट इज ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में हेलो वर्ल्ड लिखा था, उसके बाद कॉमा तो नहीं था ना, कोई वेरिएबल का नाम तो नहीं था। तो आर्गुमेंट लिस्ट जो ऑप्शनल है वो आप चाहें तो लिखें। अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो बताना है आर्गुमेंट, अगर सिर्फ मैसेज ही प्रिंट करना है तो डबल कोट्स में लिख दें, कोई आर्गुमेंट नहीं बताना बाद में। अब यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट, ये जो चैप्टर नंबर 8 में हमने किया था, ये इसकी एग्जांपल क्या है, ये देखें। अब प्रिंट एफ जो है इसमें जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसके बाद कहीं कॉमा आया, नहीं आया ना, तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट। अब स्टूडेंट बराए मेहरबानी ये टॉपिक जो है ये चैप्टर नंबर 10 में प्रिंट एफ का ही है। अब आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं आपका नॉलेज बेहतर करने के लिए। अब आप ये तो आपको नॉलेज मिला, अब आप क्या बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड उतना ही रहना है हमने, क्या नंबर किसी में प्रेजेंटेशन होती है, नॉलेज आप ज़्यादा देते हैं, आपको जो है मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। अब इस तरीके से बिल्कुल हम स्ट्रिक्ट होकर कि जिस तरह वो आ रहा है, टॉपिक तो टेक्स्ट बुक का ही है ना, नॉलेज तो है वो हमने लेना ही लेना है। जब आप इस तरह करके कि नॉलेज बढ़ रहा है, कंपटीशन वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। अब कंपटीशन के साथ वक्त के साथ साथ बढ़ते हुए हमें अपने नॉलेज को भी अपग्रेड करना होता है। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि जो बस है वही है, टेक्स्ट बुक का टॉपिक है, लेकिन अब ये जो है आपको फ़ायदा नहीं हो रहा कि जी विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट अगर नहीं है, आपने कॉमा नहीं बताया, आप ये हेलो पाकिस्तान प्रिंट हो जाना। इन द अबव एग्जाम्पल प्रिंटफ फंक्शन कंटेन्स ओनली फॉर्मेट स्ट्रिंग। कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है, कोई फॉर्मेट स्पेसिफाइड नहीं है, कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। इट विल डिस्प्ले द मैसेज हेलो पाकिस्तान, बस ये प्रिंट कर देगा। कोई इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि %a%i है, \n है, कोई भी नहीं। कोई कॉमा लगा के आपने वेरिएबल का नाम लिखा है तो ये ठीक है, नहीं लिखा। अब इसमें सिंगल आर्गुमेंट, इसकी एग्जाम्पल क्या है, आप ये देखें। अब आपको क्लियरली हर चीज़ तो बताई जा रही है। जिसमें सिंगल आर्गुमेंट है तो अब आप मार्क्स जो एक वेरिएबल है उसको किस स्टाइल में प्रिंट करना चाह रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में या विदाउट डेसिमल पॉइंट या आई भी लिख सकते हैं। तो अब आपने ये एक आर्गुमेंट बता दी ना, कॉमा आ गया ना, कॉम में हमने कितने कॉम में, एक कॉम में है, तो इसका मतलब है जितने कॉमें होती हैं तो अब उसके अंदर आप आर्गुमेंट लिस्ट के हवाले से कितने वेरिएबल का नाम बता रहे हैं, एक, और वो इसकी मार्क्स की जो भी वैल्यू होगी %d की जगह आ जाएगी। मार्क्स की वैल्यू सपोज 70 है तो 70 आ गया %d की जगह। इसे जब प्रिंट करना तो प्रिंट क्या करेगा, यू ऑब्टेन्ड 70 मार्क्स, %d की जगह जो मार्क्स की वैल्यू जो है वो इसके साथ आई होगी, तो ये इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है इसमें %d इस्तेमाल किया, इट इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ मार्क्स विल बी डिस्प्लेड एज इंटीजर, इंटीजर के तौर पर दिखाया जाए। तो ये हमारे पास ये आज का टॉपिक है और प्रिंटफ जो है आगे अभी मज़ीद चलेगा। तो ये टेक्स्ट बुक का टॉपिक है, ठीक है। तवज्जो करें, सारे टॉपिक टेक्स्ट बुक के ही हैं, टॉपिक पे तवज्जो करें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।